हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया आरआरबी ग्रुप डी अल्टीमेट लाइव टेस्ट 23 के नाम से। ठीक है जी। तो काफ़ी टाइम से अभी हम एबसेंट थे, है ना। तो ग्रुप डी के जो मॉक टेस्ट थे, पिछले काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हम लगा नहीं पाए थे, काफ़ी बिजी स्केड्यूल की वजह से। पिछले 1 डेढ़ महीने से उतना रेगुलर नहीं रह पा रहा था मैं। ठीक है। अब पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा मतलब रेगुलर रहा जा सकेगा उतना रेगुलर रहेंगे। ठीक है। तो आज हम लगाने वाले हैं ग्रुप डी का लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है। इससे पहले के भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हमने लगाए हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इससे पहले के जो मॉक टेस्ट हैं उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की। आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलो भाई, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लेना। हम हिंदी में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन सीरीज़ का है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें एक एक अल्फ़ाबेट की सीरीज़ चेक करो। ठीक है। जैसे एफ से आई ऐसे चेक करते हुए चलो। ठीक है। एफ से आई, एफ जी एच आई, 3+ हो गया। तो आई से प्लस टी करके देखो, आई जे के एल +3 हो गया, एल एम एन ओ +3। ठीक है। यानी कि +3 की सीरीज़ चल रही है, तो आई जे के एल, तो एल पहले आएगा, तो ये वाले ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है। फिर टी से एक्स, तो टी से एक्स, टी यू वी डब्ल्यू एक्स +4। ठीक है। एक्स से +4 करेंगे, एक्स वाई जेड ए बी, तो बी आ गया। अब आगे एक बार क्रॉस चेक कर लो कि +4 की सीरीज़ है ना, तो बी के बाद +4 करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि एफ, तो यानी कि +4 की ही सीरीज़ है। तो सेकंड नंबर पे बी आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक ठोस गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है, अच्छा इसने व्यास दे रखा है, ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बहुत आसान सा सवाल है, बस गलती कहाँ हो सकती है आपसे, यहाँ पे हो सकती है कि आप इसको व्यास ना समझ के त्रिज्या समझ लो। ठीक है। तो ये व्यास है यानी डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, कितनी, 21। बाकी तो ये बहुत आसान सवाल। एक ठोस गोले का ये दे रखा है आपको व्यास, तो रेडियस इतनी होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4πr², तो 4π × r²। ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें आपको 7 या 21। अच्छा, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। ठीक है। कैसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 6 चौक 24, तो यूनिट डिजिट आएगा भाई 4। तो ये दो ऑप्शन तो खत्म। ठीक है। ठीक है। अब इसमें आप क्या चेक कर सकते हो, 22 है इसमें, यानी कि 11 × 2 लिख सकते हो इसको आप, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो। तो 8 4 12, 5 5 10, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। ये 11 से नहीं कट सकता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये पक्का कटेगा 11 से। 5 4 9, 5 4 9, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी अगर आप इस तरह से कर सकते थे तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बिब टोपियां हैं, बिब कर दिया भाई इसने तो। सभी बिब टोपियां हैं। ठीक है। कुछ टोपिया पिस्टन है, तो कुछ टोपिया जो है ये पिस्टन है। ठीक है। कोई पिस्टन मैट नहीं है, तो कोई भी पिस्टन ये मैट नहीं है। ठीक है। ठीक है। निष्कर्ष में क्या बोला इसने कि कुछ बिब पिस्टन है, तो कुछ बिब पिस्टन है क्या कुछ भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। समान मैट के टोपी ना होने की संभावना है, समान मैट के टोपी ना होने की संभावना है। क्या समान है, क्या है ये? सेम मैट है। अच्छा। ठीक है। समान मैट के टोपी न होने की संभावना है, मैट के टोपी न होने की संभावना, ऐसे देख लेते हैं ना, मैट के टोपी न होने की संभावना है। मैट के टोपी ना होने की संभावना तो सही लग रहा है ना, संभावना है कि ना हो,
मेटजोटोपिन ना हो, ये संभावना तो है ही, संभावना वैसे भी आपको ट्रू ही माननी है, ठीक है। कोई भी वो पिस्टन नहीं है, तीनों स्टेटमेंट, अच्छा हाँ ये नेगेटिव है, ठीक है। कोई भी वो पिस्टन नहीं है, तो कोई भी पिस्टन नहीं है तो बिब और पिस्टन, कोई भी पिस्टन नहीं है तो ये भी 100% ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे हो ये पी, है ना, ठीक है। तो इसने क्या बोला हुआ है भाई, एक बार निष्कर्ष में देख लेते हैं क्या क्या है। केवल एक निष्कर्ष, तो हमारे पास तो केवल सेकंड वाला निष्कर्ष आ रहा है ना, हमारे पास तो केवल सेकंड वाला निष्कर्ष आया, लेकिन यहाँ पे इधर और का केस भी लग सकता है, इसने या वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे आप या वाला ऑप्शन देखते हो तो चेक करो इसने किस में दिया हुआ है, इधर और का, एक और तीन में। तो इधर और की जो शर्तें हैं वो तीन आपको याद है। पहली शर्त तो कि दोनों गलत हों, ठीक है, जो दोनों है वो क्या हो, गलत हो, दोनों स्टेटमेंट गलत हो, एक और तीन दोनों गलत है ना, गलत है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि सेम एलिमेंट हो, ठीक है। सेम एलिमेंट कैसे कि जिस पहले वाले में बिब और पिस्टन है, दूसरे वाले में भी बिब और पिस्टन है, ठीक है। तीसरी शर्त क्या है, एक में कहे कि कुछ है, एक में बोले कुछ है, और सेकंड वाली स्टेटमेंट बोले कि कोई नहीं, ठीक है। और ये तीनों इसमें सेटिस्फाई कर रही है, यानी इधर और का केस लगेगा। सेकंड वाला तो ठीक है, प्लस एक या तीन में से एक है, ठीक है, इधर वन और थ्री, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था सिलोजिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजा 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग और लंबाई 16 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल समान है, तो आयत की चौड़ाई बतानी है। ये कोई क्वेश्चन है क्या? देखो, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि 8 × 8 = 64, ये बराबर है आयत के क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई नहीं दे रखी, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की जगह 4 आ जाएगा। 16 × 4 = 64, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसने क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखो भाई, एक एक करके देखो क्या इसमें मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो ये वाला जो है ये माइनस का साइन, एक दो, ऐसे एक दो प्लेस शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये आगे चला गया, एक प्लेस शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये एक दो, दो प्लेस शिफ्ट हुआ, यानी कि एक बार एक दो प्लेस शिफ्ट हुआ, फिर एक, फिर दो, फिर एक, होना चाहिए ना। समझ पा रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, यहाँ से ये एक और एक दो, दो प्लेस शिफ्ट हो के यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये एक प्लेस शिफ्ट हो के यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिर से दो प्लेस शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से ये एक प्लेस शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दो के बाद एक आ गया, तो ऐसा देख लेते हैं इसमें ऊपर की साइड किस ऑप्शन में, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर की साइड है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ पाए बात को? ऐसे ही आप इसको भी चेक कर सकते हो। ये देखो, एक प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसने एक दो, दो प्लेस शिफ्ट हुआ, फिर इधर एक प्लेस शिफ्ट हुआ। अब ये दो प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, एक दो, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन में कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा तर्क प्रबल है, ठीक है। क्या सरकार को प्राथमिकता के आधार पर नदियों को जोड़ना चाहिए, ये कथन है, इसके आधार पर तर्क बताने आपको कौन से दिए जा सकते हैं। हाँ, इससे भविष्य में दूर दराज के क्षेत्रों में जल के अभाव की समस्या समाप्त होगी, बिल्कुल सही बात है ये। नहीं, हमें जल को दूषित नहीं करना चाहिए, तथा नदी स्वाभाविक रूप से स्वयं अपना मार्ग बदल लेगी। नहीं, हमें जल को दूषित नहीं करना चाहिए, अच्छा, नदियों को जोड़ने से जल में प्रदूषण होगा क्या? तो ये तो गलत ही लग रहा है ना, इसमें तो कोई लॉजिक ऐसा सच है ही नहीं ना। तो एक वाला सही होना चाहिए केवल, बाकी से मार्जिन ऑफ एरर लेके चलो भाई। कई बार क्या होता है, आप लॉजिक कुछ सोच रहे हो, एग्जामिनर कुछ और सोच रहा है, तो गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए, किसे विज्ञान श्री पुरस्कार 2024 जीता, किसने जीता भाई? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर तो आपको पता होगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो एक बार स्किप करते हैं, तुक्का वगैरह एंड में लगा देंगे, 5-7 क्वेश्चन में सी लगा देंगे, ठीक है। बेलाडीला श्रेणी भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो किसी खान के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला श्रेणी छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में, तो छत्तीसगढ़ वगैरह में तो सोना तो नीचे कर्नाटक की साइड है ना, चांदी मोस्टली यहाँ पे लोहा वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, छत्तीसगढ़ झारखंड और ये सब में। इसके साथ ही जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी भी है, लेट्स सी।
क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा अगेन, देखो एक एक करके चलो। वी से जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस 4, जेड से ए बी सी डी प्लस 4, डी से ई एफ जी एच प्लस 4, एच आई जे के एल, तो एल प्लस 4 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। वाई से सी, वाई जेड ए बी सी प्लस 4, सी 3 से 4 प्लस करेंगे 7, 7 में 4 प्लस किया 11, 11 में 4 प्लस करेंगे 15, यानी कि ओ ऑप्शन आ जाएगा। ये दो ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। क्या बोला इसने, 8 32 13 का चतुर्थानुपाती बताना है, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। तो भाई फोर्थ वाले को मान लो आप एक्स और इनको बराबर रख दो। कैसे, ये रेशियो ये बराबर ये रेशियो ये 8/32 बराबर हो जाएगा 13/x के, ठीक है। अब डायरेक्ट आप वैल्यू भी निकाल सकते हो ना, आप ये देख लो कि 8 चौक 32, तो 13 चौक 52 होना चाहिए नीचे, ठीक है। वरना तो आप ऐसे एक्स को इधर ले जाओ, 32 को यहाँ ले आओ, जैसे एक्स इधर चला गया, 13 × 32, ये 8 नीचे आ गया, तो 8 चौक 32, 13 चौक 52, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, टेलीस्कोप तो नहीं होना चाहिए, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप में तो स्पेक्ट्रम वगैरह देखी जानी चाहिए, जैसा इसके नाम से लग रहा है, तो शायद ये भी ना हो। तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप। इनमें से पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, पेरी वाटर से संबंधित लग रहा है क्या? सेकंड के साथ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50-50 में जब आपको लगे तो आप भाई क्वेश्चन मतलब मार्क करके आओ ज़रूर, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं भिन्न, तो आपको ऑड वन आउट छांटना है इसको, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया, तो लास्ट वाले पेज से आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाले पेज से देखना शुरू करें तो क्या होगा, देखो ई से यू, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा ना, प्लस यहाँ पे ओ से यू आ रहा है और यहाँ पे ई के बाद आई आ रहा है, यानी कि इसमें डिफरेंस वाला तो नहीं है ना। क्योंकि देखो ई से यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी ई से यू आना चाहिए था, तो हो सकता है चलो ये गलत हो, ये ऑड वन आउट हो। बट यहाँ पे तो यू है, तो यहाँ पे ई आना चाहिए था डिफरेंस के हिसाब से, तो है ना। इट मीन्स कि डिफरेंस का तो शायद नहीं लॉजिक लगेगा, है ना। तो क्या लग सकता है इसमें, चेक करो एक बार। ए ई यू तीनों क्या है, वॉविल है, ठीक है। ए आई वॉविल है, आई ओ यू वॉविल है, ये वॉविल नहीं है, ठीक है। मिल गया लॉजिक। ये तीनों में क्या है, तीनों वॉविल है और इसमें कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ए आई ओ यू है इसमें सब में, ए ई यू, ए आई, आई ओ यू, तो इसमें सब में वॉविल है और इसमें कॉन्सोनेंट है, तो आपको लॉजिक मिल गया। ये स्मार्ट तरीके से आपको चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने यहाँ पे इस चीज़ को कैच किया कि ये डिफरेंस वाला नहीं लग रहा है ना। समझ पाए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः ये है, तो एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है। दोनों संख्याओं का योगफल 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे तो देखो आसान क्वेश्चन है ना, बट आप इसको स्मार्टली कैसे कर सकते हो। देखो आपको पता है कि 75 है दोनों संख्याओं का योगफल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 15 है। तो एक संख्या तो भाई 15x होगी और एक संख्या 15y होगी, ठीक है। ये दोनों संख्या होंगे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 15 है। एचसीएफ में, सॉरी, दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है आपको। तो आपको पता है कि एचसीएफ का ही जो एचसीएफ है वो केवल सिंगल जो है वो कॉमन फैक्टर है इसमें, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। इससे बड़ा कोई फैक्टर होगा नहीं और दोनों में होगा, है ना। तो इसमें मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास दोनों अलग अलग संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो इनका जोड़ मेरे को दे रखा है 75, ठीक है। तो 15 कॉमन ले लूंगा तो एक्स प्लस वाई बचेगा अंदर, 15 बाहर बचा, तो 15 से 75 को काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई कौन सा, जो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन से चले जाओ, खत्म काम। जैसे अगर आपको बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या देख लेते हैं। तो बड़ी संख्या, अगर 75 मान लूँ एक संख्या कोई तो दूसरी वाली तो जीरो हो जाएगी ना, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है।
मान लिया मैंने एक संख्या 45 है, तो अगर ये 45 है तो x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अगर ये 45 है एक संख्या तो ये 3 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई 5 आया है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। एक 45 और एक 30 सेटिस्फाई कर क्या, बिल्कुल सही, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए बात को, ठीक है। बट ये वाला ऑप्शन भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इसमें। यहाँ पे अगर मैं 4 रख देता हूँ तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रख देता हूँ, 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है, 90 तो नहीं हो सकता, अच्छा इसमें इन दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा, 75 और 90 तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग ही ये है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 45 और 60 में से क्या है। अगर एक संख्या 45 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब इसका एलसीएम आपको चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आ गया भाई 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो 15 कॉमन हो गया, इंटू में 3 इंटू में 2, 90 आ गया इसका एलसीएम। तो ये वाला से सही बैठ रहा है। 60 वाले को देख लो एक बार, अगर एक 60 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, है ना। तो इसका तो एलसीएम ही 60 है, जबकि एलसीएम तो 90 है, तो यानी कि ये वाली ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। बेफिजुल का इसमें टाइम ज़्यादा लग गया समझाने में, शॉर्ट ट्रिक समझा रहा था, लेंदी हो गया खामा खा का। ठीक है, इससे अच्छा तो बेसिक से कर लेते, दो ऑप्शन फंस गए ना इस वजह से। खैर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीआरडीओ ने किस राज्य में ये नामक ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्धता निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो मिसाइल का परीक्षण किया है, तो मिसाइल के परीक्षण मोस्टली तो भाई आंध्र प्रदेश में ही होते हैं ना, और तमिलनाडु में क्या है, वहाँ पे भी है कुछ। तो मोस्टली तो यहाँ सतीश धवन वगैरह और ये आपके श्री हरिकोटा ये सब ना यहीं पे ही है मोस्टली, तो परीक्षण वगैरह यहीं होने चाहिए। बाकी मुझे पता नहीं है इसके बारे में, बट परीक्षण किया है मिसाइल मिसाइल का तो आंध्र प्रदेश में ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10n का एक क्षैतिज बल, ये सब यार न्यूमेरिकल क्यों देते हैं, साइंस में न्यूमेरिकल मत दिया करो भाई, नहीं होते साइंस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए, अरे यार फिर से साइंस के न्यूमेरिकल है तो चलो भाई इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 490 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है और सी के हिस्से से 3 गुना है। देखो ए बी सी तीनों का हिस्सा है, ये कह रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से का आधा है और सी के हिस्से से 3 गुना है। तो मैं मान लेता हूँ कि सी का हिस्सा अगर 1 है तो ए का हिस्सा इससे 3 गुना है, ए का हिस्सा सी के हिस्से से 3 गुना है। लेकिन ए का हिस्सा बी के हिस्से का आधा है, तो बी 6 होगा, तभी तो इसका आधा ये है। ठीक है, मेरे को तीनों का हिस्से का रेशियो मिल गया। ठीक है, अब इनको टोटल कितना मिलेगा, 490 मिलेगा, इस रेशियो में मिलेगा। पूछा क्या सी को कितना मिलेगा, भाई टोटल कितना मैंने बांट दिया, 6 3 1 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू 490। मेरे को कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। पत्थर ऊपर की तरफ फेंक दिया तो गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, यांत्रिक थोड़ी बदलेगी, कोई मशीन थोड़ी चल रही है। स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा लग रही है, स्थितिज ऊर्जा थोड़ी लग रही है इसमें। जब मैं पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो लगेगी तो गतिज ऊर्जा ही ना, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा में बदल जाएगी, हो सकता है, लेट्स सी देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा, ये तो गलत हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। हम्म, गतिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ये ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था। तो भाई इस समय पे अपना कौन था वायसरॉय, हॉर्डिंग था ना आई थिंक, कॉर्नवालिस तो नहीं हो सकता, चैम्पफोर्ड नहीं हो सकता, रीडिंग या हॉर्डिंग, हार्डिंग था, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो मनी को क्या लिखा जाएगा, मनी कहाँ पे है, यहाँ पे है, मनी इसमें है क्या, नहीं। तो इन दोनों में कोई चीज़ देखो, इज गुड यहाँ पे भी, इज गुड यहाँ पे भी है, तो 2 नंबर तो सेम होंगे दोनों में। 5, अच्छा लो जिस पे निशान लगा है वही सेम है, 5 और 1, 5 और 1, तो इसमें 3 अलग है, इसमें 4 अलग है। तो इसका जो 3 है वो किसके लिए, मनी के लिए, इसका जो 4 है वो किसके लिए, ही के लिए। तो मनी का क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सोडियम सल्फेट विलयन बोरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है
तो क्या भाई? तो क्या? तो क्या होता है? सोडियम सल्फेट विलयन बोरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है। अभी क्रिया नहीं होती, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। बोरियम क्लोराइड, बोरियम सल्फेट। बोरियम के साथ सोडियम सल्फेट को मिला रहे हैं। बोरियम क्लोराइड के साथ सल्फेट को मिला रहे हैं, तो बोरियम सल्फेट ज़्यादा सही लग रहा है। या बोरियम क्लोराइड ही थोड़ी रहेगा खाली। मिला तो सोडियम को भी रहना, तो दोनों का एक एक पार्ट ले लेते हैं। तो आई थिंक, बाकी आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे इसको। ठीक है। स्कूल क्षेत्र की ओर आ रही एक कार, नियत त्वरण, ये सब फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे भाई। साइंस के न्यूमेरिकल से डर लगता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ है भाई? अच्छा, नीचे है क्वेश्चन। क्या बोले उन्होंने? दंडालेख दिया है। अवी, राम और बीमल। अरे विमल आ गया। अच्छा, बीमल है। बीमल द्वारा एक परीक्षा में अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। तीन व्यक्ति हैं, तीनों के गणित और अंग्रेजी के अंक दिए हैं। ठीक है। अभी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक अभी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 75 हैं। दोनों विषयों में मिलाकर बिमल द्वारा प्राप्त अंकों के कितने प्रतिशत हैं? तो बीमल ने भाई कितने अंक प्राप्त किए दोनों में? 9, 8, 17, 177। ठीक है। तो 75 जो है वो 177 का कितना प्रतिशत है? इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको भाई डिवाइड दे दो 75 100 से। ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 तिया इक्यावन, 17 चौका 68। तो 4 में जाएगा ये। तो 4 से शुरू होने वाले सारे ऑप्शन 4 से शुरू हो रहे हैं भाई। तो करना पड़ेगा इसको। ठीक है। 17 चौका 68, 7 चौक 28, तो ये कितना हो जाएगा? 708। ठीक है। तो 10 में से 8 गया, 2, 4 और 0। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो भाई 2 बार में जाएगा। ओहो, इसमें तो ऑप्शन भी बहुत नज़दीक है भाई। 34 और, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6। ठीक है ना? 50, 60, 60, ठीक है। 0 लगाया, पॉइंट लगाया यहाँ पे। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो अप्रॉक्स 3 बार में जाएगा, ये ऑप्शन तो खत्म हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्की सी तो करनी पड़ेगी इसमें। सीता को 3,000 रुपये की जूसर मिक्सर मशीन पर 20% की छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है, इसलिए उसे 5% अतिरिक्त 5% की छूट भी मिलती है। कितना भुगतान किया उसने? देखो, पहले 20% की छूट मिली, फिर 5% की मिली एक्स्ट्रा छूट। ठीक है। सक्सेसिव इसमें लेना होता है। पहले 20% की छूट दी, हालांकि आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट सक्सेसिव से कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे? पहले 20% फिर 5% की छूट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हो आप? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 25 माइनस एक्स इंटू वाई। तो 20 × 100/100 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एट द एंड उसको 24% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 3,000 का 24%, तो 24/100, 24 × 72, 720 रुपये का इसको डिस्काउंट मिलेगा 3,000 रुपये पे। तो वो कितना भुगतान करेगी? 2,280 रुपये का। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीकों को विकसित करने के लिए डेविड आर लिऊ को 2025 ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? करंट अफेयर क्वेश्चन है भाई ये तो। बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीक। अगर साइंस में बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीक है, तो किस उससे जुड़ी होगी? अच्छा, एडिटिंग वगैरह मेरे हिसाब से तो शायद ये डीएनए वगैरह में होगा। आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से डीएनए वगैरह में एडिटिंग और ये सब अ, होता है ना शायद। तो मैथ तो नहीं होगा फिर, अगर साइंस है तो एडिटिंग वगैरह। भौतिकी यानी फिजिक्स, खगोल विज्ञान भी एडिटिंग में तो नहीं होना चाहिए। तो फिर जीव विज्ञान में होता है ना डीएनए, तो शायद ये हो, बट आई एम नॉट श्योर, है ना, देख लेंगे इसको भी। बट अगर आप कॉमन सेंस से और इन सब चीज़ों को सोच कर करते हो तो क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है। स्कूल प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए संगीत और कला सत्र को शामिल करने की घोषणा की। ठीक है। प्रबंधन अधिगम यानी कि लर्निंग। ठीक है। अधिगम के एक समग्र दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है। ठीक है। लर्निंग का एक समग्र, ठीक है, ठीक है, दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है। सही बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अच्छी स्टेटमेंट है। ठीक है। अच्छी है मतलब इससे थोड़ा सा इसको सही
व्यक्त कर रही है, ठीक है। प्रबंधन बच्चों को कला सीखने के लिए एक आधार देना चाहता है। ठीक बात है, कला सीखने के लिए आधार दे रहा है, तभी तो संगीत और कला के सत्र को शामिल कर रहा है। ठीक है, क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बच्चे हैं भाई, निश्चित क्रम में विद्यालय पहुंचते हैं। एफ ए के ठीक पहले पहुंचता है, तो एफ जो है वो ए के ठीक पहले पहुंच गया, ठीक है। लेकिन डी के ठीक बाद नहीं पहुंचता, एफ जो है वो डी के ठीक बाद नहीं पहुंच रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक बाद में नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे डी नहीं हो सकता डी ऊपर हो कहीं पे। ठीक है, सी विद्यालय पहुंचने वाला अंतिम छात्र है, तो भाई सी सबसे नीचे है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, एफ ए, सी सबसे अंतिम छात्र है। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं आ सकता। ठीक है, ई ए के ठीक बाद पहुंचता है, ए के ठीक बाद ई पहुंचता है, ठीक है। और उसके बाद जी पहुंचता है। ई ए के ठीक बाद पहुंचता है और इसके बाद जी पहुंचता है, ठीक है। जो अंत से दूसरे स्थान पर है, तो जी अंत से दूसरे एंड से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो एंड में ये पहुंचा, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने, 7 है, तो यहाँ पे एक और व्यक्ति होगा, ठीक है। और वो डी इसके ऊपर नहीं है, तो डी यहाँ पे ही होना चाहिए, ठीक है। पूछा गया इसने पहुंचने के क्रम में तीसरा कौन है, तो विद्यालय पहुंचने के क्रम में पहले ये पहुंचा, फिर ये, फिर तीसरे नंबर पे कौन पहुंचा, एफ पहुंचा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई? 60 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। 60 के सारे फैक्टर्स का आपको औसत ज्ञात करना है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, हल्का सा सोचना भी, क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हल्की सी। 60 के सारे फैक्टर्स तो निकालना भी आसान ही है। देखो, एक तो एक होगा, ठीक है, प्लस 2 से भी कटेगा 60, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 8 9 10, 10 से भी कटेगा, 11 12, 12 से भी कटेगा। अब देखो, जैसे ही मेरे को 12 × 5 = 60 मिल गया ना, अब ये देख लेना, एक चीज़ ये आप गौर करना, जब ऐसे फैक्टर करोगे ना, अब अगला जो है ना इसका मल्टीपल 4, जो अगला फैक्टर होगा ना इसका, वो 4 का मल्टीपल आएगा, मतलब 4 से गुणा करने पे 60 आए, ऐसा होगा। जैसे मैं कहूँ 15 आएगा अब, तो देख लो आप, 15 चौका 60, तो 12 के बाद 13 14 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा। अब इसके बाद यहाँ पे वो आएगा जिसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 60 आ जाए, जैसे 16 17 18 19 20, 20 से कटे, है ना। तो देखो, 20 तिया 60, ठीक है, कितना आसान हो गया। अब यहाँ 2 से किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 30 की, और 1 से किसकी मल्टीप्लाई करूँ, 60 की। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है, ठीक है। आपको एवरेज निकालना है, तो निकाल दो भाई, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 हो गए, ठीक है। चलो निकालना शुरू करते हैं इनका एवरेज। तो देखो, 6 3 9, 6 3 9 और 1 10, 100 तो ये हो गए, ठीक है। 100 प्लस 20 30 35, 20 30 35 और 5 40, ठीक है। 6 और 4 10, तो ये हो गए 50, ठीक है। क्या क्या बचा, ये बचा 12 और 3 15 16 17 और 1 18, तो कितना हो गया, 168/12, तो 12 × 12 4 12 चौक 48, 14 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या चक्रवृद्धि तरीके से 5% वार्षिक रूप से बढ़ती है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? बहुत आसान सवाल, ऐसे बार बार आते हैं चक्रवृद्धि वाले। देखो, 2 वर्ष पहले मैं मान लेता हूँ एक्स जनसंख्या थी, ठीक है। उसके बाद अगले साल क्या हो जाएगी, वो जनसंख्या अपनी कितनी हो जाएगी, 5% बढ़ जाएगी। तो 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। तो वो जनसंख्या 20 पे 1 बढ़ जाएगी, यानी कि वो अपना 21/20 हो जाएगी। ठीक बात, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर अगले साल, दूसरे साल भी वो 21/20 हो जाएगी, ठीक। और कुल मिला के वो आज कितनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है जनसंख्या। तो 2 वर्ष पहले यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे चले जाओ, 2 दूनी 4, और नीचे आ गया आपका 21 गुणा में 21। तो 7 से काटते हैं, 7 तिया 21, 7 एकम 7 तिया 21, 2 गया, 7 दूनी 14, 6 7 नीम 63, 7 तिया 21, ठीक है। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 6 इधर गया, 7 अट्ठे 56, 6 इधर गया, 7 नीम 63, और 6 7 नीम 63, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84400। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूल डैश से
दूध और दुग्ध उत्पादों में सहकारी समिति की सफलता की कहानी है, जो देश में श्वेत क्रांति लेकर आई। अमूल कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में शुरू हुआ था, है ना। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आप सबको पता है ना। ये कहाँ से शुरू हुआ था भाई? गुजरात में, शायद आनंद नाम की जगह ही थी कोई गुजरात में। तो बहुत बेसिक सा सवाल है ना। चलिए, शर्ट ट्राउजर से रिलेटेड है, तो टेबल किससे रिलेटेड है? शर्ट, ट्राउजर के नीचे शर्ट पहनते हैं ना, तो टेबल के नीचे क्या पहनते हैं भाई? टेबल के नीचे क्या है? बेड, अलमारी, चेयर होंगी ना टेबल के नीचे तो। ठीक है, फर्नीचर, बेड, अलमारी, चेयर तो टेबल के नीचे रखते हैं ना। ठीक है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडीपी और एटीपी अणुओं में संग्रहित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? एडीपी और एटीपी क्या होता है भाई? ये अणुओं में संग्रहित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? नो आइडिया, नेक्स्ट, बाद में देखेंगे, इनको तुक्के मारेंगे एक साथ। ठीक है, चलिए। इसने क्या बोला भाई? ये दिया हुआ है, ठीक है। क्षतिग्रस्त हालत में पुस्तकें भी दी हुई हैं भाई। क्षतिग्रस्त हालत में पुस्तकें दी हुई हैं, आपकी पुस्तक ये है, प्रतिशत 2 है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है भाई? अच्छा, ओवरऑल दे रखा है आई थिंक, है ना, 40-50 और 20-30-50, तो 100% में से इतने इतने परसेंट दे रखा है कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये सब शायद बुक होंगी, बुक के बारे में बताया तो। और फिर इसने बोला है कि बुक का प्रकार और प्रतिशत, यानी कि कन्नड़ की 2% बुक क्षतिग्रस्त है। ओके, यानी इसने बोला है कि जितनी भी कन्नड़ की बुक है ना टोटल, इसकी जो भी वैल्यू होगी, इसका 2% जो है वो क्षतिग्रस्त है। ठीक है, यानी कि खराब है, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये तो बोल रहा है ना, ये क्षतिग्रस्त बता रहा है, क्षतिग्रस्त जो है वो ये है, कन्नड़ की 2% है। तो इस 23%, ये 23% तो ओवरऑल का दे रखा है, नहीं 100% है, टोटल का 23% ये दे रखा है। तो इसमें से जितनी भी ये बुक है, मान लो ये 23 बुक है, तो इसमें से 2 बुक जो है वो खराब है। ठीक है, ऐसा आई थिंक ये बोल रहा है। बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। यदि क्षतिग्रस्त कन्नड़ पुस्तकों की संख्या 92 है, तो कन्नड़ पुस्तकें 2% है क्षतिग्रस्त, तो 2% की वैल्यू 92 है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? आधी कर दो इसको तो 46 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पुस्तकालय में अंग्रेजी की पुस्तकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो अंग्रेजी की पुस्तकों की कुल संख्या बतानी है आपको। देखो भाई, इसने ये बोला है कि जो 2% है इसकी वैल्यू है 92, तो 1% की वैल्यू 46 आ गई। ठीक है, यानी ये जो कन्नड़ की टोटल पुस्तकें हैं ना 23%, इसका 1% जो है वो 46 है ना। ये जितनी भी पुस्तकें हैं, इसका 1% 46 है, तो इसका 100% कितना हो जाएगा? 4600 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये 23 की वैल्यू 4600 है। ठीक है, आई थिंक अगर मैं सही जा रहा हूँ तो यही होना चाहिए। बोला इसने जो अंग्रेजी की बुक है ना, उसका बताना है कि कितनी टोटल कितनी है। तो 23% की वैल्यू 4600 है, तो 20% की वैल्यू बतानी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4600/23 इंटू 20 की वैल्यू निकालनी है। 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, तो 4 2 3, 4000 होना चाहिए आई थिंक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। किसी वस्तु का अधिकतम भार डैश पर होगा? मैक्सिमम जो भार होता है वो कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर होता है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मतलब इतनी भी चपटी नहीं होती, बट पृथ्वी हमारी जो है वो ऐसे चपटी, अरे यार, हमारी पृथ्वी जो है वो ऐसे चपटी है, मतलब ये ध्रुवों की तरफ से ऐसे दबी हुई है। तो ये जो अंदर है ना, ये मान लो सेंटर है, ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो यहाँ पे सबसे कम लगेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगेगा। इस वजह से ध्रुवों पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा वेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह यार, अरे वाह कह रहा हूँ, अरे यार इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। 35 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 35 मिनट लग गए यार, तेजी से चलना पड़ेगा। 8% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि 18 महीने के प्रति अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है? देखो रेट कितना है, 8%, तो रेट को आधा कर दो अर्धवार्षिक रूप से ना। 18 महीने यानी कि 6 महीने का एक स्लॉट है, तो 18 महीने के कितने स्लॉट हो जाएंगे? 3। तो 4% की रेट से 3 साल मान लो आप। ठीक है, अब देखो वैल्यू इतनी आसान दे रखी है, तो बेफिजूल का कैलकुलेशन बढ़ाओ मत, आप सीधा इजी कैलकुलेशन कर दो कि पहले साल इसका 4% मिलेगा, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 2,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, 4% मिल गया, 2,000 रुपये पहले साल। ठीक है,
दूसरे साल ये 2,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका भी 4% मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा, 4 दूनी 8 80। तो 2,080 रुपये दूसरे साल मिलेंगे। तीसरे साल 2,080 तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस इसका भी 4% मिलेगा, कितना, 4 8 32, 4 दूनी 8, 83.2। तो 2,080 में 83.2 भी मिलेगा। तो 3 8 8 16, 21 63.2 कितनी राशि हो जाएगी, ये पूछा है ना। तो 3 8 6 14, 2 4 6, 6243.0.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से चलेंगे भैया ना। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा रोजगार जो प्रदान करने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, अपना प्राइमरी सेक्टर है ना। और ये आपको पता होना चाहिए, आपने डिटेल में अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी तो आपको पता होगा। रोजगार तो सबसे ज़्यादा प्रदान ये करता है, बट इसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है ना, जीडीपी में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका सबसे कम है ना। प्राइमरी सेक्टर जो है उसका आई थिंक अप्रॉक्स 18% के आसपास है, सेकंड का शायद 27 के आसपास, और थर्ड का बाकी 50+ है। कितना बचा, 8 7 15, यानी कि 55 के अप्रॉक्स होगा। ये किसका है, सर्विस सेक्टर का। कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में प्राइमरी सेक्टर जो सबसे आगे आ रहा, टाइम ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अपोजिट क्या आएगा ये पूछ रहा है, तो भाई ये साइन कहाँ है, ये रहा। तो अब इनमें देखो कॉमन क्या है, देखो ये दो कॉमन है। जो दो कॉमन है उनको छोड़कर जो बचे होंगे ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या का अनुपात 0.2 पीपी कम हो गया। किसकी जनसंख्या कम हो गई थी, ये बताना है। हाँ, किसकी जनसंख्या कम हो गई थी। जनसंख्या का अनुपात 0.2 पीपी कम हो गया। देखो भाई, इन दोनों में तो कंपटीशन है, मतलब हमारे में तो कंपटीशन है हिंदू मुस्लिम में, तो इसमें तो शायद कम नहीं हुई होगी। ठीक है, अनुपात, अनुपात का, अच्छा अच्छा, अनुपात 0.2 पीपी। हाँ, तो इनका तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कम। बौद्ध और सिख में से कम होनी चाहिए। बौद्ध की कम्युनिटी भी बढ़ी रही, आई थिंक इसके साथ ही जाते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष अपने घर से सीधे 1 किलोमीटर चलता है, तो भाई इसका घर है, इससे सीधा 1 किलोमीटर चला है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट इसको सीधा मान लो आप। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया ये, और ये 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, वहां से वो बाएं मुड़ता था, दाएं बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, यहाँ तक आ गया भाई। ठीक है, अंत में पश्चिम दिशा में जा रहा था, तो ये पश्चिम है इधर की साइड। तो प्रारंभ में उसका घर से किस दिशा में चला हो, देखो इधर की साइड वेस्ट है, तो इधर ईस्ट होगा। ईस्ट सीधे हाथ पे होता है, तो ईस्ट वेस्ट, तो नीचे नॉर्थ होगा, ऊपर साउथ होगा। ठीक है, तो शुरुआत में वो साउथ की दिशा में जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड एक्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। पेड एक्स किससे संबंधित है भाई, नो आइडिया। सी के साथ जाते हैं। लेट्स सी। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह 1975 को डैश की मदद से लॉन्च किया गया था। बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आपने 5 ईयर प्लान भी अच्छे से पढ़ा है तो उसमें भी आप पढ़ते हो उसको, वैसे भी पढ़ते हो आप। और अगर कॉमन सेंस से भी आप सोचोगे तो उस वक्त अपने साथ कौन था, रशिया ही था। ठीक है, तो रशिया की मदद से आर्यभट्ट जो हमारा पहला था सैटेलाइट, उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा फल के कुछ पैकेट को दान में देती है। उसके पास 45 संतरे 20 नाशपाती हैं। वह उपलब्ध फलों में अधिकतम कितने पैकेट बना सकती है जिससे फलों को पैकेट में समान रूप से वितरित किया जा सके। हम्म वह उपलब्ध फलों से अधिकतम कितने पैकेट बना सकते हैं जिससे फलों को पैकेट में समान रूप से वितरित किया जा सके। टोटल फल कितने हैं भाई, ये है टोटल फल 65। तो बराबर बराबर मैक्सिमम कितने बांटे जा सकते हैं। 65 का मल्टीपल तो 5 ही दिख रहा है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 5 ही दिख रहा है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20। तो अगर इससे 9 9 ले, इससे 4 4 ले, तो 9 और 4 13, तो 13 13 के 5 पैकेट बना सकती है ये।
तो अधिकतम कितने पैकेट बना सकती है, तो 5 ही पैकेट बनाएगी। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई इनका लॉजिक कैच करो, लॉजिक क्या हो सकता है इनका। 36 36 - 3, 6 - 4 7 - 42 नहीं हो सकता। प्लस माइनस का देख लो कुछ। तो 5 - 3 - 8 और 87, 3 - 2 - 5 - 52। इसका भी कुछ नहीं लग रहा, माइनस करके देख लो एक बार। तो ये 8 आ जाएगा, इसका तो ज़्यादा आएगा ना। 7 40 50 21 आ गया। हम्म। तो और क्या हो सकता है भाई। तो फर्स्ट के दो से थर्ड को देख लो आप। 39 से 54, 39 से 54 कैसे आएगा। 40 50 +15, 29 से +15 तो नहीं होगा। तो लास्ट के सेकंड को जोड़ लो आप। तो 54 और 6 60, 33 से 60 कैसे बनेगा। 33 दूनी 66, 33 दूनी 66 -6। ठीक है, ये हो जाएगा 37 आपका। तो 42 दूनी 44, 22 दूनी 44, और 44 में से माइनस कितना करना पड़ेगा 7। ओह क्या बात है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, इसने क्या किया, लास्ट के दो को जोड़ा, 60 आ गया। तो लास्ट के दो का जो सम है वो कितना आएगा, फर्स्ट में इंटू करना है 2 का और माइनस करना है बीच वाले को। ठीक है, जैसे 33 दूनी 66 -6 60, 22 दूनी 44, 44 -7 बराबर इन दोनों का सम 37। ठीक है, इनमें चेक करो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 44। तो 26 का डबल करके 8 घटाओ, 26 दूनी 52, 52 में से 8 गया कितना बचा। हाँ 6, बिल्कुल सही। तो पहले वाला ही सही दे रखा है इसने लॉजिक पे। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपए की एक सेकंड रुकना जरा। सॉरी भाई, क्या बोला इसने क्वेश्चन में। 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपए की राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। अरे भाई ऐसे सवाल तो आते हैं भाई। कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी पूछा है, अगर रेट पूछता तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। अच्छा इसने लॉग दे रखा है। अच्छा वो लॉग का तो पता नहीं होगा ना। चलो इसको बेसिक से देखो, देखो 4% की रेट है ना। आपको पता है कि जो ए बराबर होता है अपना वो क्या होता है पी, एक सेकेंड, 1 + R/100 की पावर टी होता है। ये होता है ना, हाँ यही होता है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा है ना, डबल करना है। तो ये 1200 रुपये की राशि नहीं भी दी होती तब भी चल जाता अमाउंट। अगर प्रिंसिपल 1 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है 4/100 पावर टी। अच्छा ये जो पावर दे रखा है इस वजह से लॉग दे रखा है यहाँ पे। देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आई थिंक ग्रुप डी में, ये पीवाईक्यू में भी शायद आए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ लॉग दे रखा है ना, लॉग का क्या मतलब होता है पावर। अब जैसे जैसे देखो 2 की पावर 2 बराबर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जो 4 है ये 2 की कितनी पावर है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, लॉग 2 4 = 2। यानी कि 4 जो है वो 2 की 2 पावर है। ठीक है, खैर इसको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्या बताता हूँ। बेसिक से याद रखो कि जैसे आपको दे रखा log 2, यहाँ इसको सॉल्व करो पहले। कि 2 बराबर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू है नहीं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 0.4 हो जाएगा, तो ये 1.04 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर टी। तो यहाँ पे आप क्या करो, जैसे इसने दे रखा है log 2, तो ये 2 और यहाँ पे log 1.04, यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दो। 2 की जगह इसको रख दो और 1.4 की जगह इसको रख दो, यानी कि ये बराबर ये दे रखा है, इसको मिटा दो। तो 0.3 बराबर कितना दे रखा है 0 ठीक है। ठीक है, तो कितने के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसकी वैल्यू दे रखी है
टी कहाँ पे था? टी यहाँ पे था ना। हाँ तो इसको इधर ले आओ नीचे इसके, उसको काट दो। 5 के बाद पॉइंट है ना दोनों में, तो ये कट जाएगा। तो 17 दूनी 34, तो नहीं कटेगा। एक आएगा सबसे पहले, दो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे मान लो 1700, इसको ऐसे काट दो। 17 एकम 17 कितना बचा? 13 बचा। तो 17 तत्ते 119, 17 8 136, तो 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पे क्लिक भी कर रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस लॉग को याद रखना आप, ठीक है। दोबारा से बता दूं क्या, अगर आपको समझ में आए हो? हालांकि मैंने सही से समझा तो दिया ही। टाइम भी बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं। और आधे क्वेश्चन भी नहीं हुआ और आधे से ज़्यादा टाइम चला गया, आधा टाइम चला गया। इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है, इसको कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, MNO +2 कर दिया, EFGHI +4 कर दिया, T 20 होता है, 20 में +6 26, 6 हो गया। 8 में +8 16, 15 में +10 25, तो 2 4 6 8 10 ऐसे प्लस करते जा रहे हैं। तो इसमें 2 प्लस करेंगे। अब देखो ऑप्शन से चेक करो आप, 1 2 3 4, चार ऑप्शन तो सबके सेम है यहाँ तक। तो 2 4 6 8, 8 चेक करो ही मत, 2 4 6 8, यहाँ से 10 प्लस कर दो अब इसमें। तो ओ में 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? वाई आएगा। तो ये दो ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब इसमें 12 प्लस करना है, तो 23 में 12 प्लस करेंगे ना, 3 2 5 2 1 3, 26 और 9 आएगा। तो 9 कितना होता है? आई होता है। तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे स्मार्टली आप ऑप्शन से कर सकते हैं। चलो भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। सभी थैले छड़ियाँ हैं, ठीक है। सभी पेड़ कागज़ हैं, कुछ छड़े कागज़ हैं। तो ये छड़े जो हैं कुछ क्या है? कागज़ हैं। और इसने बोला सभी पेड़ कागज़ हैं, तो ये सारे जो पेड़ हैं कागज़ के अंदर है, ठीक है। कुछ छड़ियाँ पेड़ हैं, तो कुछ छड़ियाँ पेड़ हैं क्या? नहीं। कुछ कागज़ पेड़ हैं क्या? कुछ कागज़ पेड़ है क्या? बिल्कुल सही बात है। कोई थैले कागज नहीं है, तो कोई थैले कागज नहीं है। पहली बात तो तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। ईदर और का केस ना हो बस, ठीक है। तो केवल सेकंड वाला है, ईदर और का केस नहीं है, तो केवल सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, रेलवे के बहुत पुराने वाले क्वेश्चंस जो आया करते थे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, है ना। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो अच्छे से ऑनेस्टली, तो आपने बहुत बार देखे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, इसको आप दो में ब्रेक करो। दो ऐसे पार्ट में ब्रेक ब्रेक करो जिसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और डिफरेंस एक हो। जैसे मैं इसको करता हूँ, 9 थे 72, है ना। इनके बीच का डिफरेंस एक है और मल्टीप्लाई करने पे 72 आ रहा है। इस स्थिति में क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो छोटा वाला आंसर होता, ठीक है। तो अब इस स्थिति में क्या आंसर हो जाएगा? इसका 9 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। इस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखो शेषफल थ्योरम का ये नियम कहता है कि जो आप संख्या के साथ कर रहे हो ना, वही रिमाइंडर के साथ कर दो आप। तो संख्या का वर्ग कर रहे हो आप, रिमाइंडर का भी वर्ग कर दो। इसको 7 से भाग करेंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा शेषफल। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्ष योजना चल रही थी? 51 से 56 पहली, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, उसके बाद गैप आया था 66 से 69 का, है ना। उसके बाद फोर्थ चली थी आपकी 69 से 74 तक। तो किस में आ गया ये? कौन सी पंचवर्ष योजना में आ गया? 71 आपका फोर्थ फोर्थ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के प्रावधानों को प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। अभी टाइम नहीं है, वरना तो आपको पता है, वो आपने पढ़ी भी होगी, पकानिको का दुयोदशम, है ना। वो ट्रिक वगैरह नहीं पढ़ी तो याद कर लेना, आर्टिकल याद करने की ट्रिक है उसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट के। हिमाचल ने पायलट आधार पर माई डीड डिजिटल भूमि पंजीकरण परियोजना शुरू की है। NGDRS पाइटल कह रहा हूँ, पायलट परियोजना में कितने तहसील शामिल हैं? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया और ऊपर से करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरी कैवेंडिश प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान क्या है? क्या पूछ रहे हो भाई ये? आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ऐसे लिखा जाता है,
इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो 5 को देखो, 5 को 6 लिख दिया, 2 को 4 लिख दिया, +1 +2, 6 को क्या लिख दिया 7, +1 4 को क्या लिख दिया 8, यानी कि इंटू 2 कर रहा है शायद ये, +1 6, 2 दूनी 4, 6 और 1 7, 4 दूनी 8, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, बहुत सही। तो 7 और 1 8, 2 दूनी 4, 5 और 1 6, 1 दूनी 2, 8 4 6 2, 8 4 6 2, 8 4 6 2, ऑप्शन नंबर, ठीक है। 8 और 1 9, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले +1 फिर इंटू 2 फिर +1 इंटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में QS अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? करंट अफेयर क्वेश्चन है। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, तो भाई कौन सा शहर अफोर्डेबल है? मुंबई तो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं हो सकता। इनमें से सबसे सस्ता तो यार दिल्ली ही लगता है ना। आप कहीं एग्जाम वगैरह देने भी जाओगे तो मेरे हिसाब से तो अफोर्डेबल दिल्ली ही होना चाहिए, दिल से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हो सकता है गलत हो। ये भाई इतने न्यूमेरिकल्स क्यों दे रखे हैं साइंस के, क्या करके मानोगे भाई? प्लस और माइनस को प्रतिस्थापित कर दो, इंटू और डिवाइड को प्रतिस्थापित कर दो, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? तो भाई 24 यहाँ लिखना ही क्यों है? डिवाइड की जगह इंटू लगा दो, प्लस की जगह माइनस लगा दो, इंटू की जगह डिवाइड लगा दो, माइनस की जगह प्लस लगा दो, ये तो कहा इसने, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 240 -34 +16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 256 में से 34 गया, 6 में से 4 गया, 2 2 2, 2 ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ ये सब, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट्स में से देख लेते हैं किसका क्या है, ये सबसे पहला ब्रैकेट ही है। तो इनटू का अर्थ है घटाना, तो भाई इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा 12 17 में से 12 गया 5। माइनस का अर्थ क्या है भाई? माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो प्लस। डिवाइड का अर्थ है गुणा, तो 3 3 9, तो 9 5 14 हो गया ये, ठीक है। पहला ब्रैकेट खुल गया। प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग दे दिया। माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो प्लस कर दिया, 4 3 7 हो गया, ठीक है। भाग कर दिया, 2 आ गया। डिवाइड का अर्थ क्या है? गुणा करना, तो 2 पंजे 10 आ गया, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा या से संरक्षी बल है? संरक्षी बल कौन से है बताना है आपको, तो भाई कौन से होते हैं संरक्षी बल यार ये सब क्यों नहीं पढ़ी साइंस? और अभी भी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, साइंस नहीं पढ़ी? यार मुझे पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। प्रतिरोध, अबे भाई साहब ये क्या कर रहे हो यार तुम, ये इतने न्यूमेरिकल्स क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि हम भी दे रहे हैं मॉक टेस्ट। हमने नहीं पढ़ी इंग्लिश, इंग्लिश कह रहा हूँ, इंग्लिश भी नहीं पढ़ी साइंस भी नहीं पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x+1/x दे रखा, ऐसे सवाल दो आसान आसान से। x-1/x दे रखा है आपको, x² -1/x² दे रखा है। तो देखो भाई, जब यहाँ दोनों जगह माइनस दिया हो ना, तो आपको करना क्या है कि देखो ये है a² - b², तो इसके लिए आपको a+b और a-b दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे प्लस होता, तो ये क्या हो जाता है k² - 2 ऐसे करके +2, ठीक है। याद होगा वो आपको। बट यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, a-b आपको दे रखा है, a+b आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई x-1/x दे रखा हो और आपको x+1/x निकालना होता है, आप कैसे निकालते हो? k² +4, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आपको निकालना होता, प्लस दे रखा होता माइनस निकालना होता, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं आप, ठीक है। तो k² कितना हो जाएगा 121 + 4 बराबर हो गया 125, ठीक है, रूट के अंदर, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125, तो ये बाहर आ जाएगा 5√5, ठीक है। ये हो गया आपका a+b, a-b कितना है 11, तो 55√5 ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है। C@a का मतलब क्या है? ए बी की माँ है, तो ए जो है ये माँ है किसकी? बी की, ठीक है। ए है सेक बी का मतलब क्या? ए बी का पिता है, तो ए जो है ये पिता है किसके भाई? बी के, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ए बी का भाई है, तो यहाँ पे ए जो है ये भाई है किसका? बी का, ठीक है। सी ए और डी की माता है, तो ए और डी की तो माता नहीं है सी। डी ए की पुत्री है,
तो डी जो है वो ए की पुत्री है क्या, यहाँ जेंडर तो नहीं स्पेसिफिकली दिया हुआ। सी बी और डी की दादी है, तो बी और डी के पापा की मम्मी दादी हो गई, बिल्कुल सही बात है। डी सी की पोती है, तो सी की पोती डी नहीं भाई, जेंडर नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या 20% घटाया जाता है, त्रिज्या को 20% घटाया जाता है, उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है, इसके आयतन में कितना घटाव आएगा। बहुत बेसिक सा सवाल है, बट देखो आप अच्छे से कर लो इसको, है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार ऐसे सवालों में। देखो भाई हमने मान लेता ये 20% आपको पता है कितना होता है, 1/5। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो पहले वाला था बेलन, जो पहले वाला बेलन है फर्स्ट वाला, उसमें रेडियस भी 5 थी और ऊंचाई भी 5 थी। ठीक है, दूसरे वाले बेलन में क्या कर दिया, त्रिज्या को तो 20% घटा घटा दिया, यानी कि 1/5 घटा दिया, तो रेडियस 4 हो गई, और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया, तो ऊंचाई कितनी हो गई, 6 हो गई, एक बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कितना घटाव आएगा, तो पहले वाले का जो किस में आयतन में पूछा ना, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई से तो पाई कैंसिल, तो अब आर स्क्वायर, तो पहले वाले में क्या था, आर स्क्वायर 5×5 = 25, आर स्क्वायर कितना है 5, तो 5×25 इंटू एच, 5×25 125, नीचे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4×4 = 16, और एच कितना हो जाएगा 6, तो 16×6 = 96। ठीक है, पहले 125 चीज़ थी, अब वो कितनी हो गई, 96 हो गई है, तो कितने घटाव आ गया इसमें, 25 और 4 = 29, तो 29 का घटाव आ गया किस पे, 125 पे, है ना। और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, 25×4 = 100, 25×5 = 125, 3×4 = 12, तो ये 116 हो जाएगा। ठीक है, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 23.2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा नेता लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा था, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी आया हुआ है शायद, और आपको पता भी होना चाहिए, जब आप आईएनसी वगैरह को पढ़ेंगे तो ये कौन थे, आपके पहले शिक्षा मंत्री भी थे ये, भारत के, आज़ाद भारत के, अबुल कलाम आज़ाद साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बंध सकते हैं। पता नहीं भाई क्या होगा ये, क्या बोला इसने, वैसे श्रृंखला बनाने के लिए ऑप्शन में श्रृंखला जैसा दिख रहा है कुछ, आगे देखते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें जो आपको पता ही होनी चाहिए। इस इनके समय पर कौन थे भाई, कॉर्नवालिस थे। ठीक है, और 3 व्यवस्थाएं थी ना, एक कौन सी थी आपकी, रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी किसने शुरू की थी, थॉमस मुनरो ने। ठीक है, थॉमस मुनरो, और 1820 में। और एक थी आपकी महालवाड़ी, इसको किसने शुरू किया था, आपके हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। ठीक है, इससे 2 साल बाद 1822 में, ये हुई थी 1793 में। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या पूछा, स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए। 19 जुलाई 2019 को शुक्रवार था, 21 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। बहुत बेसिक से कर दो, बहुत कम डिफरेंस दे रखा है जुलाई से सितंबर। देखो 19 जुलाई को शुक्रवार था, तो 7 7 दिन का डिफरेंस लो आप, तो 7 दिन बाद क्या हो जाएगा, 26, 26 को भी शुक्रवार, 26 के 7 दिन बाद जाएंगे, तो ये जुलाई कितने उसका होता है, 31 का होता है, तो 26 और 4 और 1 5 और 2, तो 2 अगस्त को भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। फिर 2 और 7 9, 9 7 16, 16 4 3, 16 4 20 3। ठीक है, 23 और 7 30, और अगस्त भी होता है, 30 को भी शुक्रवार हो जाएगा। 7 7 दिन के गैप पे सेम डे रहेगा ना, तो एक को शनिवार हो जाएगा, एक ही हो गया, +6, तो 6 सितंबर को क्या हो जाएगा आपका, एक यहाँ का हो गया, 6 दिन ही हो गए, है ना, एक एक दिन यहाँ का बचा अगस्त का, और 6 दिन ये, तो 6 तारीख को हो गया, +7 6 13, 13 7 20, तो 20 सितंबर, है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 20 सितंबर को शुक्रवार होगा, तो 21 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 7 7 दिन के गैप पे लेके लेते चलो आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ए पी बी, तो ए पी और बी, ये कितना है आपका, 54 है। ओ बी ए, तो ओ बी ए ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। कैसे, देखो बहुत सारे
ना इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे फर्स्ट पहली चीज़ तो ये कि आमने सामने के जो होंगे ना ये दोनों, इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 54 है तो ये कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, और ये 126 है तो ये देखो ये भी रेडियस है और ये वाली भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे। तो ये 126 है तो इन दोनों का योग कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। क्योंकि जो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 126 है तो इन दोनों का योग हो जाएगा 54। और क्योंकि ये बराबर बराबर होंगे तो इसलिए एक का योग हो जाएगा 27। ठीक है, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो इसको कि ये 27 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तभी आप निकाल सकते हो ऐसे करके, है ना, डबल कर सकते हो। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे एक घन में काटा जा सकता है जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। क्या बोला भाई, सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे एक ऐसे घन से काटा जा सकता है जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो एक घन है यानी कि एक क्यूब है, उसमें से सबसे बड़ा आपको शंकु काटना है। तो देखो भाई, जो सबसे बड़ा शंकु कटेगा तो उसकी जो रेडियस होगी, जो उसका व्यास, मान लो नीचे वाला जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा, तो इसका व्यास जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। तो रेडियस बराबर कितनी हो जाएगी, 9/2। और जो इसकी मैक्सिमम ऊंचाई जो होगी वो भी कितनी होगी, क्यूब की लेंथ के बराबर हो जाएगी ऊंचाई। तो एच कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसकी भुजा कितनी है, 9 है। अब इसका आयतन निकाल दो। क्या होता है आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 3 × 9, 2 से 11 बार। ठीक है, 81 और 9 × 81 और 11 × 3 = 33, 3 × 3 = 3 × 8 = 24। तो 3 4 2, 7 4 2 6, 2 6 7 3 में 7 दूनी 14। तो 14 दूनी 28, 14 एकम तो एक से शुरू होने वाला ऑप्शन होगा, खत्म। 14 × 1 = 14, कितना बचा, 12 बचा। तो 14 × 9 = 126, जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, 190 पॉइंट समथिंग, 191 हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च उन्नतांश पर जल कम तापमान पर उबल जाता है क्योंकि, उन्नतांश पर जल कम तापमान पर उबल जाता है क्योंकि, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। उच्च उन्नतांश पर उबल इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है, वायु का दाब कम होता है, बिल्कुल सही बात है। ये मेरे नोट्स में भी लिखी हुई चीज़ है, सेम चीज़, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है सेम। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए लगभग $450 मिलियन के समझौते के करीब पहुंच गया। ये भी शायद पीवाई क्यों कह रहा हूँ, अभी मॉक टेस्ट वगैरह में काफ़ी बार आया है ये सवाल भी। ब्रह्मोस का जो सबसे ज़्यादा कह रहा हूँ, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ये तो सारे नाम एक जैसे आ गए हैं आसपास के, ये कैसे हो सकता है। आई थिंक इंडोनेशिया है। ये मॉक टेस्ट में भी आ रहा है ना, 450 मिलियन के तक पहुंच गए हैं, बट शायद ही सबसे ज़्यादा भी है। इंडोनेशिया के साथ हम काफ़ी बड़ी मात्रा में ब्रह्मोस का कर रहे हैं, अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो। एक दूध वाला 45 लीटर दूध रखता है और उसमें 15 लीटर पानी मिला देता है। ठीक है, 45 लीटर दूध खरीदता है, 15 लीटर पानी मिला देता है। यदि मिश्रण का प्रति लीटर मूल्य 50 रुपये हो जाता है तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना है, ये बताना है। पानी निःशुल्क है भाई। 45 लीटर दूध है, 15 लीटर पानी है, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 60 लीटर, है ना। इस 60 लीटर में प्रति लीटर 50 रुपए का है, तो टोटल कितने का हो जाएगा, 3,000 रुपये का मिक्सचर हो गया, है ना। तो प्रति लीटर जो है उसका क्रय मूल्य बताना है, यानी कॉस्ट प्राइस बताना है दूध का। तो भाई दूध तो उसमें 45 लीटर ही है। टोटल मेरे पास 3,000 रुपये का सामान है इस वक्त, लेकिन उसमें दूध तो 45 लीटर ही था, है ना। पानी का कोई मूल्य है नहीं। आप समझ पाए बात को समझ पाए कैसे, कि जो 45 लीटर दूध था मेरे पास, उसमें मैंने 15 लीटर पानी मिलाया है, टोटल कितने लीटर हो गया, 60 लीटर। 1 लीटर मैंने बेचा 50 रुपये के हिसाब से, तो मेरे पास कितना है, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये आ गए टोटल, है ना। अगर मैं देखूं कि मैंने कितने का खरीदा, तो इसमें दूध तो केवल 45 लीटर ही था ना, पानी के तो कोई पैसे नहीं थे। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 45 लीटर दूध का ही तो आएगा। तो ये जितने भी मेरे पास पैसे हैं, मतलब जो भी मैंने 50 के हिसाब से इसमें बेच रहा हूँ, या जो भी 50 रुपये के हिसाब से है ये, तो ये केवल 45 लीटर दूध का ही मूल्य है, क्योंकि पानी तो मेरे को निःशुल्क उपलब्ध है। तो देखो, 5×9 = 45, 5×6 = 30, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 200/3,
तो कितना हो जाएगा, 66 से 2/3 आ जाएगा, है ना। 3 6 18, 3 6 18, 2/3, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए बात को? आई होप कि आप समझ पाए होंगे। 2022 के लिंग असमानता सूचकांक में 193 देशों में भारत का स्थान क्या है? सबसे नीचे ही होना चाहिए। ठीक। आजकल के जितने भी इंडेक्स हैं मोस्टली सब में नीचे ही जा रहे हैं। ठीक है। 112 × 44 × 25 वाले एक ठोस धातु के आयताकार खंड को पिघलाया गया। आयताकार खंड है यानी कि ये क्या है आपका, क्यूबॉइड है। ठीक है, घनाभ जैसा होगा क्योंकि L × B × H दे रखा है। ठीक है। और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में बदल दिया गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। देखो भाई, इसको पिघला के हमने बेलन बनाया तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहना चाहिए। तो इसका जो वॉल्यूम होगा L × B × H रहेगा। ये बराबर होना चाहिए आपके किसका, क्या बनाया हमने, बेलन बनाया। तो पाई R² H के बराबर होना चाहिए। तो पाई R² कितना है, 35 × 35 × H कितना है, H हमें नहीं पता, H निकालना है। ठीक है, 7 × 5 = 35। तो ये नीचे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 22। ठीक है, 11 × 4 = 44, 11 दूनी 22, दूनी 44 ही कर दो ना डायरेक्ट। ठीक है। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 7 × 35, 7 × 1 = 7 × 42। ठीक है, तो 16 दूनी 32। ठीक है ना। 35 × 5 = 22, नीचे आ गया। 22 × 1 = 22, दूनी 44। और 5 7 5 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 7 × 42, 16 दूनी 32। तो हाइट कितनी आ गई, 32 आ गई। ठीक है, पूछा गया वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल बेलन का। तो 2 पाई × R कितना हो जाएगा, R कितना था 35, और H कितना है आपका 32। ठीक है, 7 × 5 = 35, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 इंटू 22 × 32। तो 32 और 22 दूनी 44, 22 × 3 = 66, और 4 = 70। तो 7040। तो 7040, ऑप्शन नंबर सी इज द हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज, तो भाई वृत्ताकार मेज है एक। ठीक है। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है। M O और J का निकटतम पड़ोसी है। तो M O और J का, आगे बढ़ते हैं। जे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, जे के दाएं दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। जे जो है वो के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, जे। अब देखो यहाँ पे O और J का निकटतम पड़ोसी कौन है, M है। तो जे यहाँ पे, तो O यहाँ तो हो नहीं सकता, तो O यहाँ पे होगा, और इसके बीच में कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। ठीक है। जे के दाएं से दूसरे स्थान पर। ठीक है, L N के दाएं से दूसरे स्थान, L N के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। L N के दाएं ओर से, तो यहाँ बैठेगा N, और N के दाएं से दूसरे स्थान पर आ जाएगा L। ठीक है, पूछा गया है L और N के बीच में कौन बैठा है, L और N के बीच में के बैठा है अपना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन मध्यवर्ती यौगिकों के निर्माण के माध्यम से अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है? अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। टाइम भी कम है, इतना इतना साइंस का कुछ आइडिया भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना। मिरर इमेज, सॉरी, वाटर इमेज बनानी है इसमें। तो देखो एक्स आएगा शुरू में, फिर सी को वाटर इमेज बनाएंगे तो सी ही रहेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद डब्ल्यू का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, वी ऐसे है तो ऐसे, ये ऑप्शन खत्म। वाटर इमेज ऐसे बनेगी ना वी की, तो 5 ऊपर है, तो 5 कैसा बनेगा। और कुछ देखें, ए को देख लेते हैं। ए ऐसे है तो सीधा का सीधा थोड़ी रहेगा, वाटर में तो ऐसा रहेगा। ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 संख्या इस अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM बराबर ये है, दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर कितना है ये बताना है आपको। देखो रेशियो दे रखा है, तो इन सभी में कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे मान लो 3x ये हो गया, ये 5x हो गया, ये 7x हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, इन सबसे ले लो 3 5 7 और x, ये एलसीएम हो गया इनका। मैंने मान लिया तीनों संख्या ये थी। ठीक है, क्योंकि रेशियो में, तो रेशियो में एक्स एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, रेशियो में है तो इनका जो मल्टीप्लाइंग जो नंबर होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये एलसीएम कितना दे रखा है, 2 4 1 5। तो यहाँ आ जाएगा भाई 3 5 7, नीचे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो काटो इसको जल्दी से। तो 15 से काट दो, 15 15
6 9 15 कम 15, 7 दूनी 14, 7 21, 23 आ गया एक्स, तो एक्स यहाँ 23 आ जाएगा, ठीक है सब में। पूछा गया दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर, तो दूसरी और पहली संख्या के बीच का अंतर 2x है, और एक एक्स की वैल्यू 23 है, 2x की वैल्यू हो जाएगी 46। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली का लौह स्तंभ इनमें से किस शहर में स्थित है? हमारे शहर दिल्ली में, ठीक है, सबको पता है, कुतुब मीनार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर जंग भी नहीं लगी, वो आपको पता ही होगा ये सब, खैर आगे बढ़ते हैं। 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं इमारत में, सबसे निचली मंजिल की संख्या एक, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। ए और एफ के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं, ए और एफ कहाँ पे हैं पता नहीं। बी और सी के बीच में 3 लोग रहते हैं, पता नहीं। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। सी रहता है बी के नीचे, क्या बात है, इन्होंने तो शायरी बना दी। ई डी के नीचे रहता है, कुछ परफेक्ट नहीं दे रखा क्या। ई डी के नीचे नहीं रहता है, एफ के नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, अच्छा ठीक है। तो एफ यहाँ रहता होगा, इसके नीचे केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब एफ से रिलेटेड चीज़ें देखो, ये रही। ए और एफ के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं, तो नीचे तो नहीं हो सकता, ए होगा ऊपर, इन दोनों के बीच में 2 लोग हो गए, ठीक है। बी और सी के बीच में केवल 3 लोग रहते हैं, तो बी और सी के बीच में 3 लोग, तो या तो बी यहाँ होगा सी यहाँ होगा, या फिर बी यहाँ होगा सी यहाँ होगा, बी यहाँ होगा सी यहाँ होगा, ठीक है। सी रहता है बी के नीचे, तो बी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, ठीक है। ई डी के नीचे नहीं रहता है, तो ई और डी बचे, तो ई जो है वो डी के नीचे नहीं रहता है, तो ई डी के नीचे नहीं रहेगा, तो ई डी के नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। पूछा क्या, एफ के नीचे दो, हाँ एफ के ठीक ऊपर कौन रहता है, ई रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पहला और अंतिम तत्व, ये शर्त दी होती है, एक एक शर्त को देखते चला करो, ठीक है। पहला और अंतिम तत्व संख्या है, तो भाई कूट कहाँ दे रखा है, ये रहा कूट। पहला और अंतिम तत्व संख्या है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट के रूप में कूटीबद्ध किया जाएगा, तो अंतिम संख्या कौन सी है, 3, 3 का कूट कौन सा, ई। तो भाई ई और ई होना चाहिए दोनों जगह, तो पहला और दूसरा तो ऑप्शन ही खत्म। देखो, दोनों में ई और ई होना चाहिए, खत्म, ये खत्म, ये सही है, ये खत्म। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों जगह ई और ई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपन की आवृत्ति ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करती है। कंपन की जो आवृत्ति होगी वो ध्वनि का तारत्व निर्धारित करेगी, सही बात है, होना चाहिए ऐसा। कंपन की उच्च आवृत्ति निम्न तारत्व उत्पन्न करेगी, पिच। उच्च आवृत्ति निम्न तारत्व जब उसकी ध्वनि की आवृत्ति उसके तारत्व को निर्धारित कर रही है, तो उच्च से उच्च ही होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए सेकंड वाला। सेकंड गलत है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। आयाम ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करता है, आयाम ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करता है, करते ही होगा भाई, करते ही होगा आयाम, आयाम भी। ऑप्शन नंबर सी बी के साथ जाते हैं, लेट्स सी। ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? ये तो भाई अभी शायद किसी उसमें आया था, या फिर मैंने एनटीपीसी के उसमें पढ़ा था। ब्रिक्स की अभी हालिया बैठक जो थी वो की थी भाई ब्राज़ील ने शायद। हाँ ब्राज़ील ने की थी, इसमें मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये शायद मैंने पढ़ा था करंट अफेयर का। ओ माय गॉड यार, भाई कितने क्वेश्चन दिए हैं तुमने यार, न्यूमेरिकल साइंस के भाई, क्या चाहते हो यार, ऐसा ना करो। एक डैश एक निष्क्रिय दो टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। एक डैश एक निष्क्रिय दो टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। क्या है भाई ये? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर नहीं होगा, क्या होगा, डायोड, बाद में देखते हैं इसका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट छांटना है आपको, ठीक है। तो भाई छाटो, लास्ट वाले पे से शुरू शुरू करते हैं। तो टी से बी, तो टी से बी भाई 20 और 6 और 2 8, +8 कर दिया, इसमें +8 हो रहा है क्या, नहीं इसमें भी +8 नहीं हो रहा, तो ये गैप वाला क्वेश्चन तो नहीं है।
तो एक छोड़ के एक अपोजिट है, जी का अपोजिट टी है, एक्स का अपोजिट सी है, डब्ल्यू का अपोजिट नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन अपोजिट का भी गेम इसमें नहीं आ रहा। तो क्या हो सकता है भाई? हम्म, जी तो सीरीज का भी गैप नहीं बन रहा, अपोजिट का भी नहीं हो रहा, वोवेल कॉन्सोनेंट का कुछ सीन भी नहीं दिख रहा। तो क्या कर सकते हो भाई, इनको सम करके देख लेते हैं ना। 7 प्लस ये कितना है, टी यू वी 22 प्लस 20 प्लस 2, 44 और 6 50 और 1 51, ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तो हो जाएगा 24 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 20, तो ये कितना हो गया, 24 24 दूनी 48 और 6 54। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा शायद। 23 प्लस 4 प्लस 19 प्लस 8, 27 और ये 17, तीनों। अच्छा 27, 19 20 और 7 27 2 4 2 5 54, ये तो सही है। ऐसा हो सकता है कि सब में 54 हो, इसमें 51 हो। 4 23 प्लस जे के 10 प्लस 17, तो 23 4 27 और 20 और 7 27, 27 दूनी 54, सबका योग 54 आ रहा है, इसका 51 आ रहा है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एट द एंड जब कुछ ना बचे तो भाई सम कर लिया करो इसको, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अरे भाई, ये फिर से न्यूमेरिकल दे दिया भाई। आज इनको सच में पता था कि मैं इतने दिनों बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगा, इसलिए सारे न्यूमेरिकल साइंस के भर दिए यार। न्यूमेरिकल्स नहीं होते साइंस के, समझो भाई समझो। 42 से 12 कैसे बना, कैसे बना, कैसे बना? 4 और 2 6 6 दूनी 12, 9 और 1 10 10 दूनी 20, क्यों नहीं हुआ भाई? 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48 में 6 कम, 19 चौक 76 में 6 कम नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है भाई? 4 और 2 6, 4 में से तो गया 2 6 12, 8 6 नहीं। और क्या हो सकता है भाई इसमें? मल्टीपल्स के हिसाब से देख लो। 6 7 42, 7 5 12, 6 से नहीं कट रहा। 7 6 42, 6 प्लस 6 12, 7 एकम 7 ते 21 प्लस 6, अरे वाह। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, नोट्स में ऐड कर लेना इसको अच्छे से। मल्टीपल, हालांकि आपकी अप्रोच अगर अच्छी है, स्मार्ट अप्रोच आपकी है, तो आपको पता है कि आपको कैसे जाना है। ठीक है, पहले प्लस माइनस ये सब चीज़ें देखनी है, उसके बाद मल्टीपल पे आना है आपको, है ना। इसमें आपकी अप्रोच देखो ये अच्छी होनी चाहिए। अभी पिछला क्वेश्चन भी था, वो काफ़ी अच्छा था, है ना। उसमें अगर आप ऐसे भटकते रहते, सोचते रहते, आपको पैटर्न फिक्स कर लेना है कि पहले मैं ये चेक करूंगा, पहले मैं गैप चेक करूंगा, उसके बाद अपोजिट चेक करूंगा, फिर रैंडम चीज़ें देखूंगा, उसके बाद नहीं कुछ पता चला तो मेरे को ये सम करके भी देखना है। ठीक है, वोवेल कॉन्सोनेंट सब लगाने के बाद। ठीक है, ऐसे ही इसमें मल्टीपल का भी आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीपल से भी चेक करना है आपको। ठीक है, देखो इस 7 के मल्टीपल दे रखा है, ये भी 7 का मल्टीपल है, 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, 7 6 42 प्लस 6 कर दिया इसने, 7 से डिवाइड किया 13 है, 13 प्लस 6 कर दिया, अब 7 से डिवाइड करेंगे 11, 11 प्लस 6 सब 19 कैसे लिखा भाई मैंने अभी? 11 प्लस 6 19 कैसे हुआ भाई? 17 होना चाहिए ना, है ना? गलत तो नहीं कर रहा? ठीक है, 7 21 6, ठीक है, तो 17 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यार आज के मॉक टेस्ट में। एक्स का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए प्लस करके देख लो भाई सबको। तो देखो 7 5 12, 12 और 1, 12 और ये 12 और 6 18, खत्म, 7 और 1 8, और ये 1 हो जाएगा, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 1, तभी कटेगा ये 9 से। ठीक है, चलिए सबका समझो, वो 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से 9 का जो विभाज्यता का नियम है वो यही कहता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यार ये सब साइंस के क्वेश्चन स्किप ही करते हैं अभी, है ना। आगे बढ़ते हैं। गंदे गंदे क्वेश्चन दे रखे हैं साइंस के भी। अरे भाई कितने साइंस के क्वेश्चन दोगे? एक रासायनिक अपघटन प्रकार की अभिक्रिया है, एक यौगिक जल के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिकों में विभाजित हो जाता है।
रासायनिक अपघटन प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक जल के साथ प्रतिक्रिया करता है और अन्य यौगिकों में विभाजित हो जाता है। जल के साथ प्रतिक्रिया करके अन्य यौगिकों में विभाजित हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? विभाजन जलीय अपघटन ही होना चाहिए, जल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो ठीक है। इससे पहले का भी देख लेते हैं, क्या पता ऐसे उसमें भी हो जाए, कुछ समझ में आ जाए। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध उच्च प्रतिरोधक प्रतिरोध के बराबर होता है। कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। कुल प्रतिरोध, बेफिजूल टाइम खराब कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करने वाले पदार्थों को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करने वाले पदार्थों को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करना, नियंत्रक, वर्धक, विष सर्जक। कम करेगा, नियंत्रित करेगा ना, नियंत्रक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज इतना है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। बेसिक सा बहुत आसान सा सवाल है। देखो 12% रेट है, 5 साल तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 12×5 = 60 60% मेरे को मिल जाएगा ब्याज। एक साल में 12% तो 5 साल में 60% मिलेगा। तो 60% की वैल्यू दे रखी है आपको, ये ब्याज ही तो दे रखा है, तो 60% ब्याज की वैल्यू दे रखी है। आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? धनराशि कितनी होती है? 100% होती है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 0, 6×9 = 54, 6×4 = 24, तो 9400। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गर्दन दर्द करेगी भाई, क्या कर सकते हैं? x+y, y+z, z+x बराबर ये दे रखा है आपको। x+y+z बराबर ये दे रखा है। z का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो। x+y, y+z, z+x ये दे रखा है आपको, है ना? तो आप ऐसा मान सकते हो, ये 11x, 13x, ये 16x, ठीक है, ऐसे मान के कर सकते हो। तो ये x 2 बार आ जाएगा, y 2 बार आ जाएगा, z 2 बार आ जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो, और ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम इसको। हाँ, अगर z मैं मान लूँ, ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करूँ, तीनों मिला के 200 है। तो अगर ये पहले ऑप्शन को देखता हूँ, z बराबर अगर 50 होता तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। x+y, तो x+y जो है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। ये 11 का मल्टीपल है क्या? 150 नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं मान लूँ z 60 है तो x+y कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। एक 11 का मल्टीपल है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं मान लूँ कि z 90 है तो x+y कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, है ना? ये अगर 110 हो जाएगा तो ये 11 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार बेसिक से भी देख लेते हैं। देखो, ये 11x, ये 13x, ये 16x, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20, 30, 40x, ठीक है। ये आपका x+y+z ये 2 2 बार आ जाएंगे, तो 2x+y+z बराबर कितना हो जाएगा? 4x। ये 2 से क्या 20x आ गया। 20x की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो जैसे x की वैल्यू 10 आई तो ये कितना आ गया? x+y 110 आ गया ना। z कितना है? अगर z 90 है तो x+y कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, सिंपल। तो z कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बी क्या दर्शाता है? देखो भाई, ये कितनी बार आपने इसको एग्जाम में भी बना के आते हो, हर एग्जाम में आता था, यूटी में भी और उसमें S7 और सब चीज़ों में आता था ये ना। ये सेंटर है, पूछा कैसे? बी बी क्या होता है? ये क्या होता है? ये होती है आपकी ध्रुमिका, इसको कहते थे आप ध्रुमिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का। साइंस के ऐसे क्वेश्चन पूछो ना जो बचपन से पढ़े हो ज़्यादा ज़्यादा। कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं है? तो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो ये Na क्या है आपका? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, सोडियम भी है, नाइट्रोजन नहीं है ना इसमें। Na है ना ये, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है इसमें। बोला है कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पूछो साइंस में, बेफिजूल का टाइम भी खराब ना हो, ठीक है। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। पूछा क्या इसने? बी को क्या लिखा जाएगा?
देखो कई बार क्या होता है ना, हम इसमें शुरू में जैसे ही मैंने देखा कि इसको ही लिखा जा रहा है, तो मैं ऐसे फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक, फर्स्ट से लास्ट का लिंक ऐसे ढूंढने लगता हूँ, जबकि आंसर पूछा कुछ और, ये बी का कोड पूछा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले एक बार देख लो पूरा इस वाले। आपने हमेशा मेरे को देखा होगा, मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो तुरंत लास्ट में पहुंचता हूँ कि अच्छा इसको ये पूछा क्या है ये। अब देखो बी को पूछा, तो बी को चेक करो बी कहाँ पे है, 20 में है क्या, नहीं 20 में है क्या, ये रहा 20 में है क्या, नहीं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बी इसी में है, तो यानी इसका कोड भी केवल इसी में होगा। तो बी का कोड एक ऐसी संख्या होगी जो केवल इसमें होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। तो मैंने देखा कि 2 है, 2 इसमें भी है, तो 2 बी का कोड नहीं हो सकती। मैंने कहा 8, 8 इसमें है, 8 इसमें है क्या, नहीं 8 इसमें है क्या, अच्छा यहाँ है इसका कोड। तो 8 इसमें है, 8 इसमें है क्या, नहीं इसमें भी नहीं है, तो 8 जो बी का कोड हो सकता है, ठीक है। 9 को देख लो, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है क्या, नहीं यहाँ पे है क्या, नहीं 9 भी हो सकता है इसका कोड। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, देखो 9 ऑप्शन में ही नहीं है तो 9 तो हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप देखो 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 नहीं हो सकता। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 नहीं हो सकता। 8 और 9 में से एक होगा, और 8 ही ऑप्शन में दे रखा है, खत्म काम। ठीक है, बेसिक से 20-30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 से 16, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर नहीं है ये तो। 4 चौक 16 या फिर +9, 4 चौक 16 इंटू 4 +7 इंटू 5, ये क्या दे रखा है, इंटू 4 +7 इंटू डैश प्लस ये इंटू, तो 3 चौक 12 इंटू 4 दे रखा है, यानी कि इंटू 4 +7 की सीरीज हो सकती है। इंटू 4 +7 इंटू 4 9 चौक 36 +7 कितना हो जाएगा, अच्छा -7 है, सॉरी सॉरी सॉरी, -7। तो -7 कितना हो जाएगा, 6 और 1 29, बिल्कुल सही। तो 9 चौक 36 हो जाएगा इंटू 4। ठीक है, इंटू 4 प्लस -7 की ये सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुलक और माध्य में अंतर बताना है। तो बहुलक देख लो भाई इसमें कौन सा है। तो 4 कितनी बार आया हुआ, एक ही बार आया है बस। 5 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। 6 एक बार, 7 एक बार, 8 भी एक बार आया है। अच्छा 5 यहाँ पे ये है, और 5 यहाँ पे ये है, 2 बार आया हुआ है। 6 एक बार है, 7 एक बार, 8 एक बार, 12 3 बार है, तो 12 इसका बहुलक हो गया। ठीक है, माध्य क्या होगा, सबको जोड़ दो। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, ठीक है। 5 4 9 6 15, 5 20 2 22, और 8 30, 30 40 42, 8 50 51 53 63 5 68 70 और 10 80। ठीक है, बटा 10, तो 12 में से 8 गया 4। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 4 9 6 15, 5 20 2 22, 30 40 42, 8 50 51 52 53 63 5 68 70 80 बटा 10। ठीक है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या बोले इन्होंने। एक टंकी में 2 नल हैं। पहला पहला टंकी में पानी भरता है और दूसरा टंकी से पानी निकालता है। ठीक है, टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला रहता है, तो ए जो है वो टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। और 12 घंटे में भर जाती है जब दोनों नल खुले रहते हैं। जब दोनों नल यानी ए और बी दोनों खुले रहते हैं तो 12 घंटे में भर जाती है। टंकी को पूर्णतः खाली करने में कितना समय लगेगा जब केवल दूसरा नल बी खुला रहेगा। देखो भाई 12 इनका एलसीएम हो गया, 12 कम 12, 4 या 12। ठीक है, ए जो है वो 3 भरता है, तो बी जो है वो 2 खाली कर रहा होगा, जब भी तो मिलके क्या कर रहे हैं, 3 - 2 1 हो रहा है ना, जब भी तो मिलके काम कर रही है, मिलके एक काम कर पा रहे हैं। तो बी 2 खाली कर रहा है, टोटल इसको 12 काम करना है, तो 6 घंटे में कर देगा खाली इसको। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई 84 हमारे अटेम्प्ट हो पाए हैं। तुक्का लगाना है क्या कुछ, तो तुक्का लगाना है तो देख लो एक आधे क्वेश्चन में। इसमें क्या ही तुक्का लगाओगे आप। ये भी न्यूमेरिकल ही है, इसमें क्या तुक्का लगाना है। मोस्टली सारे न्यूमेरिकल से छूटे हैं यार, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे आज, है ना। बताओ यार कितने सारे न्यूमेरिकल्स छूटे हैं। ये क्या है, संरक्षी बल कौन से होते हैं, पता नहीं ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कंजर्वेटिव्स फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है भाई। हम्म, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 हो गया, 59।
सारे न्यूमेरिकल्स छोड़े यार हमने, सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं ऑलमोस्ट। 64 ये भी साइंस का ही है। और 75 सारे साइंस के छुटे हैं यार। सारे ही साइंस के हैं, मोस्टली सब साइंस के छुटे हैं भाई, बताओ। एक डैश एक निष्क्रिय दो टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट के तत्व के रूप में लागू करता है। सी लगा देते हैं इसका, ये हमने पढ़ा भी था ना। 86 87 न्यूमेरिकल, इसमें क्या पाओगे आप? इसमें और तो कोई छुटा नहीं है। समांतर प्रयोजनों के प्रतिरोध हमेशा, प्रतिरोध कुछ प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध के बराबर होता है। कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से अधिक होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। समांतर है तो बराबर होता होगा, है ना, समांतर है तो बराबर होता होगा शायद। लेट्स सी। बस, अब तुक्के नहीं मारने यार, सारे मोस्टली साइंस के न्यूमेरिकल्स ही छुटे हैं भाई। चलो यार, हो गया जो होना था। इतने सारे न्यूमेरिकल्स दे दिए, देख रहे हो आप। 14 क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, तो उसमें से 10 से 12 तो न्यूमेरिकल्स ही हैं साइंस के। ठीक है, चलो इसको फाइनली सबमिट करते हैं जो भी है। 86 हमारा अटेम्प्ट रहा है आज का। लेट्स सी। ओ माय गॉड, भाई 6 क्वेश्चन गलत हुए और स्कोर हमारा रहा है 80 से डाउन। शायद लास्ट में जो तुक्के हमारे उनमें से गलत चले गए हैं भाई। काफ़ी कम स्कोर रहा। बट ये संख्या भी ज़्यादा थी, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे, है ना। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा थे आज के साइंस के क्वेश्चंस में। तो भाई न्यूमेरिकल्स मेरे को बिल्कुल, मैं स्किप करता हूँ देखते, क्योंकि बचपन में कह रहा हूँ, स्कूल में भी नहीं पढ़े न्यूमेरिकल्स, तो बिल्कुल आलस आता है साइंस के न्यूमेरिकल देखते ही। अवरोध, वेग, त्वरण, ये सब फालतू चीज़ें। खैर, न्यूमेरिकल्स छुटे हैं, बाकी तो ये 6 में से कौन से क्वेश्चंस गलत हुए? मैथ रीजनिंग के तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुए होंगे। तो इसमें भी साइंस के ही क्वेश्चन मोस्टली गलत होंगे, साइंस जीएस के ही क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। और जो भी जैसा भी है, तो ये 24 तारीख को आ जाएगा इनका डिटेल एनालिसिस। जैसी डिटेल एनालिसिस आ जाएगा, तो मैं इसके जो भी क्वेश्चन हमारे गलत हुए वो, और जो भी क्वेश्चन हमने स्किप किए, जो छोड़े हैं क्वेश्चंस, वो उनको डिटेल्ड, सॉरी डिटेल कह रहा हूँ, उनके जो सही आंसर है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, कि भाई जो गलत हुए उसका ये आंसर है, और जो हमने स्किप किए थे उसका सही आंसर ये है, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर, ये था हमारा मॉक टेस्ट। बाकी लगे रहो भाई, कोशिश किया करो कि 75 प्लस, और मतलब 75 से 80 के बीच में आपका स्कोर रहे। कोशिश करो कि 80 प्लस ही रहे। ठीक है, जिसकी साइंस अच्छी हो तो आज भी 80 प्लस कर सकता था आराम से, है ना। जिसके न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं उसके तो मेरे हिसाब से बल्ले बल्ले थे, क्योंकि अगर उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं तो मोस्टली सारे न्यूमेरिकल्स ही थे ज़्यादातर साइंस में, मोस्टली ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, तो उसमें से अगर आप देखो 10 भी न्यूमेरिकल थे, अगर 5 भी उसके ठीक हो जाते तो 80 प्लस जाता आराम से। ठीक है, चलो भाई जो भी है, ये था आज का मॉक टेस्ट हमारा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।